एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ये जो 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी से जो है लगभग 1.5 महीना का समय है, 1 से 1.5 महीना का। तो उसमें हम लोग लगातार 10-15 ऑब्जेक्टिव देखते चल रहे हैं और समझते चल रहे हैं कि ताकि इस तरह का सवाल आए तो इसको हम लोग आसानी से जवाब दे दें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो है कई तरह से होता है, एक खुद से करना और एक सुनकर करना। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज जो है थोड़ा मिक्स सवाल रखे हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन चारों का सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल है क्या कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या आवश्यक है, मतलब जो पौधा स्वपोषी पोषण करता है उसको स्वपोषी पोषण करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो स्वपोषी पोषण करने के लिए सूत्र बताए थे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी तो है। आगे देखेंगे तो फट से टिक नहीं लगा देंगे, पूरा ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन को देखकर टिक नहीं लगाना है। ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं उपरोक्त सभी है तो सभी पे देख के नहीं उछल कर टिक लगा देना है, बल्कि सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो CO2 और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है। हाँ, जरूरी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी जरूरी है, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसीलिए पौधा रात में क्या नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पूछेगा तो यही होगा, और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पूछेगा तो ये भी यही होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी जो है तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सवाल ऐसा हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उस सवाल में क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो इसमें यही ऑप्शन था। लेकिन उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि प्रकाश संश्लेषण तो करता है स्वपोषी वाले जीव, और स्वपोषी पोषण वाले जो जीव है उसके लिए आवश्यक यही है। अगर इसको और घुमा के पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है कि हरे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है, हरे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है, या हरे पेड़ पौधे में पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं, और सूर्य का प्रकाश मतलब सभी। अगला सवाल रखिएगा कि मृत पोषी जीव, मृत पोषी जीव या मृत्यु परजीवी हो सकता है, मृत पोषी जीव का उदाहरण है। तो मृत पोषण वाला करने वाला जो जीव होता है, जो हम बताए थे कि परपोषी पोषण जो होता है, विषम पोषी पोषण, वो 3 प्रकार का होता है। एक परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब बताए सबका उदाहरण बताए थे। परजीवी पोषण का उदाहरण जू, खटमल, ठीक है, अमर बेल, ठीक है, और मृतजीवी का बताए थे क्या, जीवाणु, कवक। ठीक है, जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, कवक को फंजाई बोलते हैं, और प्राणी संपोषण का क्या बताते हैं, अमीबा, ठीक है, मेढक। तो इसमें जो पूछ रहा है कि मृत पोषी जीव का उदाहरण कौन है, तो देखिए अमीबा जो है ये कैसा हो जाएगा, तो अमीबा तुम्हारा हो जाएगा प्राणी संपोषण। ठीक है, गोबर छत्ता जो होगा वो भी तुम्हारा जो है एक क्या है, फंजाई है, कवक है। कवक का एक जो है, कवक जो गोबर छत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है, वो एक तरह का क्या है, कवक ही है। तो कवक और क्या तुम्हारा जीवाणु किसमें आ जाएगा, मृतजीवी में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गोबर छत्ता। ठीक है, अमर बेल जो है किसका बताया था अभी, परजीवी का। किसका, परजीवी का। अमीबा किसका हो जाएगा, प्राणी संपोषण का। ठीक है, उड़हुल जो है पौधा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, यह जो है स्वपोषी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, स्वपोषी का। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि
और बाल स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। सवाल में नहीं करता पूछ रहा है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रंथि दो तरह का होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। तो एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, ठीक है, मतलब जिसमें जो है कोई भी जो ग्रंथि है उसकी अंदर से निकलता है, ठीक है, अंदर से जो है द्रव निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डक्टाइल, मतलब इसी को बोलते हैं कि जिसमें नलिका होता है, नलिका रहित, ठीक है, नलिका रहित, ठीक है। तो नलिका वाली जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, वो ग्रंथि होता है जो अपने बाहर वाले सरफेस से क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है, बाहरी सरफेस से। मतलब इसमें जो होता है क्या नहीं होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है, नलिका नहीं होता, इसलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन। तो हमेशा याद रखना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है वह नलिका विहीन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह नलिका के साथ होता है, ठीक है, जिसको नलिका रहित बोलते हैं, ठीक है। तब बोला इसमें कौन नहीं है, तो अग्नाशय। क्या अग्नाशय जो है नलिका विहीन है, तो अग्नाशय जो है वो क्या है, अग्नाशय जो है वह नलिका से जुड़ा होता है, किससे, किससे, छोटी आंत में, किसमें, पीयूष ग्रंथि। ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा जो है पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मतलब ये क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ये जो होता है ये इसमें क्या नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा मतलब क्या होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि होगा। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब डक्टलेस, नलिका विहीन। तो पीयूष ग्रंथि है नलिका विहीन ग्रंथि होता है, ठीक है, जो किसमें रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है। किसमें रिलीज होता है, ब्लड में। तो ये पीयूष ग्रंथि आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अंडाशय ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। वृषण, अंडाशय वृषण तो दोनों एक ही हो गया, जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला है सवाल देखिएगा कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। बताए थे कि पादप में 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है। कितने तरह का, 5 तरह का। एक ऑक्सिन, दूसरा का जिबरलिन, तीसरा का एब्सिसिक एसिड, चौथा तुम्हारा हो जाएगा साइटोकाइनिन, और 5वां एथिलीन, ठीक है। तो ये 5 तरह का जो हार्मोन है, तो इसमें से वृद्धि हार्मोन कौन है। तो वृद्धि हार्मोन के हम बारे में बताए थे कि वृद्धि हार्मोन इसमें 2 जो है वृद्धि हार्मोन होता है, एक ऑक्सिन, एक जिबरलिन। कौन होता है, ऑक्सिन और जिबरलिन। तो यहाँ पे जो जिबरलिन जो है ये किसमें है, पादप में क्या है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ये जिबरलिन पादप में द्वितीयक वृद्धि हार्मोन है। प्राथमिक वृद्धि हार्मोन कौन है, ऑक्सिन है। कौन है, ऑक्सिन। ये जिबरलिन जो है द्वितीयक वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। यह खासकर जो है चौड़ाई में वृद्धि कराता है। किसमें कराता है, चौड़ाई में, ठीक है। और तना में वृद्धि कौन कराता है, ऑक्सिन। कौन कराता है, ऑक्सिन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था, इसमें एंड्रेलिन है, तो एंड्रेलिन तो इस किसमें होता है, मानव में होता है, ठीक है। इंसुलिन ये भी मानव में होता है, थायरोक्सिन ये भी मानव में होता है, ठीक है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है तुम्हारा कौन, अग्नाशय। कौन करता है, अग्नाशय, ठीक है। एंड्रेलिन कौन करता है, तो एंड्रेलिन जो होता है एंड्रिनल ग्रंथि जो है वो करता है। और थायरोक्सिन जो है वो कौन करता है, थायराइड ग्रंथि। कौन, थायराइड ग्रंथि। तो ये भी याद रखना है कि मनुष्य में भी 7 तरह का ग्रंथि है। कितना है, 7। कौन कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि का थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि का एंड्रिनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि के बाद जो होगा पैनक्रियाज ग्रंथि जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, यकृत ग्रंथि, और फिर उसका जनन ग्रंथि में अंडाशय और वृषण, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, जिबरलिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जिबरलिन। अगला सवाल, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, सॉरी, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा,
आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो आपको ध्यान देखिएगा कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? आलिंद के द्वारा। किसके द्वारा? आलिंद के द्वारा, क्योंकि फेफड़ा में तो ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है, ठीक है। और निलय में जो है अशुद्ध खून जमा होता है। क्या होता है? अशुद्ध खून जमा होता है, मतलब खींच कर जो है कहाँ? अशुद्ध खून को निलय में लाया जाता है, और निलय से कहाँ भी जाया जाता है? फेफड़ा और गुर्दा में, ठीक है। तो आलिंद जो है यह जैसे ही फेफड़ा से शुद्ध खून आता है आलिंद में, तो आलिंद जो है इसको पंप करके पूरे बॉडी में क्या कर देता है? फैला देता है। तो हृदय में रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किससे होता है? आलिंद से होता है। तो हमेशा याद रखना कि आलिंद में ही शुद्ध खून होता है, और निलय में क्या होता है? अशुद्ध खून होता है, ठीक है। आलिंद और निलय, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। इसका उल्टा हो गया क्योंकि निलय में शुद्ध खून जमा होता है, ठीक है। निलय में शुद्ध खून पंप होता है। आलिंद में जो अशुद्ध खून आकर जो है वो शरीर से खींचकर किसमें आता है? आलिंद में, ठीक है। और आलिंद से शुद्ध होने के लिए कहा जाता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा से शुद्ध होकर कहाँ आता है? निलय में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, निलय। क्या हो जाएगा? निलय। तो इसका उल्टा बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे? उल्टा, क्योंकि आलिंद जो है अशुद्ध खून को जमा करता है बॉडी से खींचकर, शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजता है। अब फेफड़ा से शुद्ध खून कहाँ आता है? निलय में आता है। क्या आता है? निलय में, ठीक है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो बताया था कि रक्त दाब मापने में कौन सा यंत्र का इस्तेमाल होता है? जो पंप करके जो हाथ में बाजू में बांध कर पंप करते हैं, तो वो रक्त दाब मापने का यंत्र है। तो इसका नाम बताया था स्फिंगमोमैनोमीटर। क्या बताया था? स्फिंगमोमैनोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर तो ये तो नहीं होगा। मैनोमीटर, मैनोमीटर कुछ होता है? नहीं, ये नहीं होगा।